मैं एसपी शर्मा आप सभी का पुनः ऑनलाइन क्लास में स्वागत करता हूं। आज हमारा टॉपिक है रूस में 1917 की क्रांति। रूस में 1917 की क्रांति हुई, उसके कई कारण थे जिनमें मुख्य कारणों को अपन जान लेते हैं। पहला कारण है ज़ारशाही की निरंकुशता। रूस में जो शासक हुए वो निरंकुश शासक हुए, दमनकारी उन्होंने नीति अपनाई और देवीय सिद्धांत पर आगे चले। इसलिए रूस के लोगों में नाराज़गी उत्पन्न हो गई। ये नाराज़गी किसानों में थी, मज़दूरों में थी और इस नाराज़गी ने रूस की क्रांति को जन्म दिया और इस क्रांति का कारण ज़ारशाही की निरंकुशता। ड्यूमा की जो स्थापना की गई थी वो भी पूरी नहीं हुई, क्योंकि उसकी शक्ति में भी कमी रही और रूस के शासक ने या सम्राट ने स्वेच्छाचारी नीति को अपनाया और इसके विरुद्ध रूस के लोगों में आक्रोश उत्पन्न हुआ और इसी आक्रोश ने रूस को क्रांति करने के लिए विवश कर दिया। दूसरा कारण सामाजिक असमानता। रूस में सामाजिक असमानता व्याप्त थी। रूस दो भागों में बटा हुआ था। एक अधिकार युक्त वर्ग और दूसरा अधिकार विहीन वर्ग। यानी कुछ लोग थे रूस में जिनको अधिकार मिले हुए थे और उनके पास में पर्याप्त पूंजी थी, लेकिन रूस में कुछ ऐसे भी वर्ग थे जिनके पास में धन की कमी थी, निर्धन थे, गरीब थे। इसलिए रूस में समानता नहीं थी। यानी सामाजिक असमानता के कारण से रूस में 1917 को क्रांति हुई और इसके लिए जो कारण बना वह असमानता का कारण बना। इसलिए पहला कारण कि अपन ने चर्चा की ज़ारशाही की निरंकुशता, अर्थात रूस में जो सम्राट था, शासक था, वो निरंकुश हो गया, स्वेच्छाचारी हो गया, स्वयं को ईश्वर का प्रतिनिधि मानने लगा और इन सम्राटों ने दमनकारी नीति अपनाई और इसी दमनकारी नीति के कारण रूस के लोग नाराज़ हो गए, खफा हो गए। दूसरा सामाजिक असमानता के बारे में बात की कि कुछ लोगों के पास में अधिकार नहीं थे और कुछ लोगों के पास में अधिकार थे और इसीलिए समाज में जो है असमानता की जो खाई थी वो बढ़ती चली जा रही थी, जिसके परिणाम स्वरूप जो है रूस में क्रांति होना तय हुआ। तीसरा कारण किसानों की दयनीय स्थिति। किसानों से कर वसूल किया जाता था और उनकी दयनीय स्थिति पर न सम्राट को कोई चिंता थी और न ही उसके अधिकारियों को कोई चिंता थी। इसलिए किसानों की बिगड़ती हुई स्थिति ने रूस की क्रांति में भाग लेने की पृष्ठभूमि तैयार की और किसानों की स्थिति करों के बोझ के कारण से और इसके साथ ही किसानों की भूमि जो थी वो सामंतों ने छीन ली और ये किसान सामंतों के खेतों में काम करने लगे। कई किसान दास बन गए और इस दासता ने किसानों की स्थिति को और अधिक बिगाड़ के रख दिया। इसलिए किसान मजबूर होकर के रूस की क्रांति में
भाग लेने के लिए तैयार हुए। इसलिए किसानों की दयनीय स्थिति के कारण से भी 1917 में रूस में क्रांति हुई। चौथा कारण, मजदूर वर्ग में असंतोष। औद्योगिक क्रांति हो चुकी थी, उद्योगों का विकास निरंतर बढ़ रहा था, कारखानों की स्थापना हो रही थी, लेकिन उन कारखानों के जो मालिक थे वो मजदूरों का शोषण कर रहे थे। इसलिए मजदूरों में असंतोष की भावना लगातार बढ़ती जा रही थी, उनको मजदूरी नहीं मिल रही थी और इसके साथ में उनसे ज़्यादा समय के लिए काम भी करवाया जा रहा था। इसलिए मजदूरों का संगठन तैयार हुआ और इन मजदूरों ने रूस की क्रांति में भाग लिया। पांचवा कारण, जार की रूसीकरण की नीति। जार ने जो अल्पसंख्यक जातियां थी, जो यहूदी जातियां थी, जो कम संख्या में थी, उनका दमन किया और जो गैर रूसी जातियां थी यानी अल्पसंख्यक जो जातियां थी उन पर दमनकारी नीति अपनाई और रूसीकरण की नीति पर जो है सम्राट चला। इसलिए जो गैर रूसी जाति थी, जो अल्पसंख्यक थे, वो सम्राट से खफा हो गए और खफा होकर के, नाराज होकर के रूस की क्रांति में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। इसके अलावा पांचवा कारण जो बना, जार की रूसीकरण की नीति, ये हमने इसके बारे में बात की। छठा कारण, जार निकोलस की अयोग्यता। जार निकोलस अयोग्य था और वो अयोग्यता इसलिए था कि उसमें बौद्धिक क्षमता जो थी वो सीमित थी। हालांकि वह आकर्षक था, मिलनसार था, उसमें ये गुण अवश्य थे, लेकिन बौद्धिक क्षमता उसके पास में सीमित मात्रा में थी। वह किसी के भी प्रभाव में आसानी से आ जाता था और वह प्रभाव में आया भी। वो उसकी जो रानी थी, महारानी अलेक्जेंड्रा, वो निरंकुश थी, स्वेच्छाचारी थी। इसलिए जार निकोलस द्वितीय की रानी ने राजनीति में हस्तक्षेप करना शुरू किया और उसकी रानी पर एक साधु था जिसका नाम था रासपुटिन। उस साधु का भी उस पर प्रभाव था। इसलिए रासपुटिन के कहने पर रानी जो है कोई नीति निर्धारित करती थी और जो है रानी के कहने पर जार निकोलस कोई नीति बनाता था। इसलिए रासपुटिन का जो है प्रभाव राजनीति पर पड़ा और इससे जो उसके दरबार के जो लोग थे, उसके निकट जो लोग थे, वो रासपुटिन से खफा थे, उससे नाराज थे और जिसका प्रभाव ये हुआ कि दिसंबर 1916 में रासपुटिन की हत्या कर दी गई। इसलिए जार निकोलस की अयोग्यता के कारण से, स्वयं के फैसले न लेने के कारण से रूस की क्रांति हुई। अगर जार निकोलस द्वितीय अपनी योग्यता के आधार पर निर्णय लेता तो ये क्रांति नहीं होती, लेकिन उसकी रानी और रासपुटिन के प्रभाव के कारण से उसकी जो अयोग्यता थी वो और जो है जनता के सामने आ गई। इसलिए जार निकोलस की अयोग्यता भी रूस की क्रांति का कारण बनी। सातवां कारण, रूस में 1905 की क्रांति, यानी 1917 से पहले एक क्रांति हुई थी, 1905 की क्रांति जिसे कहते हैं, उसका भी इस क्रांति पर प्रभाव पड़ा। 1905 की क्रांति के बारे में अपन बात करते हैं। ये घटना जो हुई रविवार 22 जनवरी 1905 को हुई। गेपन के नेतृत्व में जो आंदोलनकारी जो लोग थे वो कारखानों के जो मालिक थे उनसे खफा होकर के अपनी मांगे रखने के लिए गए, लेकिन जो है उनकी मांगे नहीं मानी गई और इसके बाद में जो है गेपन के नेतृत्व में सम्राट से मिलने का निर्णय लिया और इसी दौरान ये घटना हुई जब जन समूह ने जो है गेपन के नेतृत्व में जन समूह सम्राट से मिलने के लिए जा रहा था। उसी समय यानी विंटर पैलेस
की ओर बढ़ रहे थे, तो उस समय जो है घटना घटी और इसमें 150 लोग मारे गए, 200 लोग घायल हुए। इसलिए इस घटना को खूनी रविवार के नाम से भी जाना जाता है। इस घटना, हालांकि इस क्रांति को दबा दिया गया 1905 की क्रांति का, लेकिन ये क्रांति जो है रूस के लोगों को एक मार्गदर्शन देने का काम इसने किया। तो रूस में 1905 की क्रांति का भी प्रभाव पड़ा। 8वां कारण समाजवाद का विकास। रूस में समाजवाद का विकास बढ़ता जा रहा था, समाजवादी विचारधारा का प्रचार प्रसार बढ़ रहा था और जगह जगह आंदोलन हो रहे थे और इन आंदोलनों ने रूस की क्रांति को जन्म दिया। 9वां कारण रहा रूसी नौकरशाही की अयोग्यता, यानी रूस में जो शासक हुए वो अयोग्य निकले और उन्होंने रूस के जो विद्रोह हुए, रूस में जो विद्रोह हुए उनका दमन किया और स्वेच्छाचारी नीति अपनाई, जिसके परिणाम स्वरूप जो है रूसी नौकरशाही की अयोग्यता के कारण से रूस में क्रांति हुई। अब कौन कौन से शासक बने? 1801 से लेकर के 1825 ईस्वी तक जार अलेक्जेंडर प्रथम शासक रहा। 1825 से 1855 जार निकोलस प्रथम शासक रहा। 1855 से 1881 जार अलेक्जेंडर द्वितीय शासक रहा। 1881 से 1894 जार अलेक्जेंडर तृतीय शासक रहा और 1894 से 1917 निकोलस द्वितीय शासक रहा। तो इस प्रकार से रूस में जो है सम्राट बने और 1894 से 1917 में जो निकोलस द्वितीय था उसके जो अधिकारी थे वो जो है भ्रष्टाचार में डूब चुके थे और जार निकोलस जो हैं वो निर्णय लेने में सक्षम नहीं था। इस कारण से रूसी नौकरशाही की अयोग्यता के कारण से भी रूस में क्रांति हुई। अगर सम्राट अगर इस वस्तु स्थिति को संभाल लेता, कोई निर्णय ले लेता या उन आंदोलनकारियों से बात कर लेता तो शायद ये क्रांति आगे नहीं बढ़ती, लेकिन उनसे कोई बात नहीं की गई, उनके साथ में जो है दमनकारी नीति का प्रयोग किया गया। इसलिए रूसी नौकरशाही की अयोग्यता ने भी रूस की क्रांति को जन्म दिया। तो ये मुख्य मुख्य कारण हैं। इसके बाद में रूस की क्रांति के परिणाम भी निकले। इन परिणामों को भी देख लेते हैं। पहला परिणाम साम्यवादी शासन की स्थापना हुई। इस क्रांति के बाद में ये परिणाम निकला कि साम्यवादी सरकार की स्थापना हुई, शासन की स्थापना हुई। दूसरा परिणाम निकला रूस का युद्ध से पृथक होना। प्रथम विश्व युद्ध में रूस ने भाग लिया था, लेकिन रूस की जो है लगातार स्थिति बिगड़ती जा रही थी, इसलिए रूस ने जो है प्रथम विश्व से पृथक होना उचित समझा और जिसका परिणाम ये निकला कि जो मित्र राष्ट्र थे वो उससे नाराज हो गए रूस से। तो रूस का युद्ध से पृथक होना और तीसरा मित्र राष्ट्रों की नाराजगी। चौथा जो परिणाम निकला रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। क्यों? क्योंकि जो है जब वह युद्ध से पृथक हो गया तो उसने पूरा जो ध्यान है वो अपने देश के विकास में लगा दिया और जिसके परिणाम स्वरूप रूस का विश्व शक्ति के रूप में उदय हुआ। पांचवा राष्ट्रीयता का विकास। इस क्रांति के परिणाम स्वरूप राष्ट्रीयता का विकास हुआ, राष्ट्र को आगे बढ़ाने की सोच का विकास हुआ। ये 1917 की क्रांति का ये परिणाम निकला, राष्ट्रीयता का विकास। छठा साम्यवाद का प्रसार हुआ। इस क्रांति के बाद में रूस में साम्यवादी विचारधारा को बल मिला और प्रचार प्रसार शुरू हुआ। सातवां परिणाम पराधीन देशों में नव चेतना का संचार, यानी जो पराधीन थे, जो दूसरे देशों के शिकंजे में फंसे हुए थे, ऐसे देशों ने सोचना शुरू कर दिया कि वो भी रूस की तरह स्वतंत्र हो सकते हैं और अपने देश का विकास कर सकते हैं।
इसलिए प्राचीन देशों में भी नव चेतना का जो संचार हुआ वो रूस की क्रांति के परिणाम स्वरूप ही हुआ। इसलिए पूरे विश्व को रूस की क्रांति ने एक नव चेतना दी, एक स्वतंत्रता का पैगाम दिया। 8वां, यूरोप में तानाशाही शक्तियों का उदय। रूस की क्रांति के बाद में तानाशाही प्रवृत्तियों का उदय हुआ, क्योंकि उनको लगा कि शायद अगर इस प्रकार की दमनकारी नीति नहीं अपनाई गई तो जैसे रूस में क्रांति हुई उसी प्रकार से उनके मुल्क में भी क्रांति हो सकती है। इसलिए मुसोलिनी और हिटलर जैसे तानाशाही प्रवृत्ति की शक्तियों का उदय हुआ, वो इस क्रांति की देन थी। 9वां, समानता की भावना का उदय। तो जो क्रांति का जो संदेश था, स्वतंत्रता, भाईचारा, ये संदेश जो है रूस की क्रांति का था। और जब रूस की क्रांति समाप्त हुई तो समानता की भावना का उदय होना तय हुआ। 10वां परिणाम निकला शिक्षा का विकास। रूस की क्रांति के बाद में शिक्षा का विकास हुआ। स्त्रियों की स्थिति में सुधार। प्रथम विश्व युद्ध में जो पुरुष वर्ग था वो युद्ध के लिए चला गया था और उस दौरान स्त्रियों ने बढ़ चढ़ करके भाग लिया और ये बता दिया कि वो भी पुरुषों से कम नहीं है। इसलिए फैक्ट्रियों में और जो अन्य कार्य थे पुरुषों के, वो कार्य जो हैं स्त्रियों ने संभाले और अपनी योग्यता का परिचय दिया। इसलिए स्त्रियों की स्थिति में सुधार हुआ। सामंत प्रथा का अंत हो गया। 1917 की क्रांति के परिणाम स्वरूप सामंत प्रथा का अंत हो गया, क्योंकि सम्राट के बाद में, शासक के बाद में जो शोषण करने वाला जो तंत्र था वो था सामंत वर्ग। मजदूरों से वह काम करवाता था, उनको दास बनाता था, उनकी भूमि को जो है वो हड़प लेता था। इसलिए सामंत प्रथा का अंत जो है इस क्रांति के बाद में हुआ। इस क्रांति का प्रमुख कारण रहा कि रूस में सामंत प्रथा का अंत हो गया। अब किसान स्वतंत्रता पूर्वक अपना कार्य कर सकते थे और अपना संगठन तैयार कर सकते थे। अब सामंत प्रथा का अंत हुआ और जो सामंतों की जो भूमि थी रूस में वो किसानों को बांट दी गई। रूस का औद्योगिक विकास। इस क्रांति के बाद में रूस का औद्योगिक विकास हुआ, कल कारखाने स्थापित किए गए और रूस में नए समय का आगाज हुआ। तो रूस का औद्योगिक विकास के परिणाम स्वरूप ही हुआ। 14वां जो परिणाम निकला, श्रमिकों के जीवन स्तर में सुधार, क्योंकि पहले जो श्रमिक थे उनको कम वेतन पे रखा जाता था, कम मजदूरी पे रखा जाता था और अधिक समय तक उनसे काम करवाया जाता था। लेकिन इस क्रांति के बाद में उनकी मजदूरी में वृद्धि हुई, उनके काम में कमी आई, यानी कम समय के लिए काम लिया गया, उनका काम का जो समय है वो निर्धारित किया गया। इसलिए श्रमिकों के जीवन स्तर में भी सुधार आया। तो इस प्रकार से रूस में जो क्रांति हुई उसका पूरे विश्व पर प्रभाव पड़ा और इसके साथ ही साथ रूस की जनता पर भी इसका प्रभाव पड़ा। तो रूस में जो है 1905 की क्रांति को खूनी रविवार के नाम से जानते हैं और उसके बाद में जो है 1917 की क्रांति हुई जिसने पूरे विश्व पर अपना प्रभाव छोड़ा। और तो अपन ने इसके कारणों को देखा और बाद में इसके परिणामों को देखा। तो आज हम रूस की क्रांति का टॉपिक समाप्त करते हैं। धन्यवाद।